हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहां यूजीसी नेट ज्योग्राफी के पीवाईक्यू पर चर्चा कर रहे हैं। यानी विगत वर्षों में यूजीसी नेट के जो एग्जाम हुए हैं, जो एनटीए कंडक्ट कराता है, उन एग्जाम्स में ज्योग्राफी से, भूगोल से किस तरीके के प्रश्नों को फ्रेम किया गया है, प्रश्नों को पूछने की प्रवृत्ति क्या रही है, उन्हें पूछने की और साथ में प्रश्न को कैसे लाया गया है, इसके बारे में हम चर्चा यहाँ करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने चर्चा कर रखी है कि हम सबसे पहले किस सेगमेंट को खत्म करेंगे। सबसे पहले हम भू आकृति विज्ञान से जुड़े हुए प्रश्नों को देखेंगे और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और अगले सेगमेंट पर फिर इसके बाद हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जियोमॉर्फोलॉजी से जुड़े हुए वे प्रश्न जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं, उन्हीं सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आज के पहले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, वेगनर का विस्थापन सिद्धांत मुख्यतः निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करने के लिए प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, हमारे पास कथन क्या है? कथन एक है हिमयुग और हिमनदीय संचलन, दो कथन है समुद्री तटों और हिमनदन की भूवैज्ञानिक समानता, तीसरा कथन है भू आकृतियों और महासागर तल का वितरण और चौथा कथन है विश्व में प्रमुख या विश्व में मुख्य जलवायु परिवर्तन। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन करके आपको उपयुक्त उत्तर बताना है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन क्या है? ABCD है, जो क्रमशः 1, 2, 2, 4, 3, 4 और 1 और 4 है। ये प्रश्न दिसंबर 2021 के यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, ध्यान रखिए, हमने हमारे अभी पिछले ही वीडियो में चर्चा की थी वेगनर के सिद्धांत के बारे में, जो किससे जुड़ा हुआ है? जो जुड़ा हुआ है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से। ठीक है, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। वेगनर का पूरा नाम अल्फ्रेड वेगनर था। 1912 में इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से जुड़ी हुई अपनी अवधारणा प्रस्तुत की, जिसमें इन्होंने महाद्वीपीय और महासागर की बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था के बारे में चर्चा करने की बात कही थी कि कैसे इनका निर्माण आगे हुआ है। ठीक है, तो 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, उससे जुड़े हुए कुछ तथ्य निकलकर सामने आते हैं। उन्होंने महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण, आज हमारी पृथ्वी में कहां कहां कौन कौन से महाद्वीप विद्यमान है, इनका वितरण कैसे है, महासागरों का वितरण किस प्रकार से मौजूद है, इसके वितरण को इन्होंने समन्वित कर दिया और एक अपनी अवधारणा प्रस्तुत की। इनकी अवधारणा मुख्यतः किस चीज पर फोकस थी? तो ध्यान रखिए, उस समय जो जलवायु परिवर्तन हो रहे थे, एक तो जलवायु परिवर्तन पर और दूसरा वे बताना चाह रहे थे कि जो महाद्वीप है, महाद्वीपों से बने या महाद्वीपों के आसपास जो उच्चावच है, जो आकृतियां निर्मित हो रही हैं और जो महासागर हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये दो चीजों पर बेस्ड था, भू आकृतियों और महासागर तल का वितरण और विश्व में मुख्य जलवायु परिवर्तन। 3 और 4, जबकि 1 और 2 से इनका ज्यादा लेना देना नहीं था। तो ऑप्शन सी 3 और 4 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। यदि आपसे पूछा जाए वेगनर का विस्थापन सिद्धांत क्या है, तो वेगनर ने दरअसल सबसे पहले शुरुआती समय में जब महाद्वीपीय कृष्ठ की बात कही थी, तो उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा महाद्वीपीय भाग है, ठीक है, जो अपने चारों ओर किससे घिरा हुआ है? महासागरीय हिस्से से घिरा हुआ है। ठीक है, ये सियोल से निर्मित हिस्सा है, जो सीमा से निर्मित हिस्से के ऊपर क्या है? तैर रहा है। ठीक है, कार्बोनिफेरस युग के पहले की बात है, ध्यान रखिएगा। फिर चंद्रमा के आकर्षण बल की वजह से, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, फ्लाइंग बल की वजह से क्या होता है इसमें, इसका यानी जैसे इन्होंने सियाल कहा, जो कि पेंजिया इसका शब्द था, इसको इन्होंने नामकरण किया था पेंजिया नाम से, और इसे कहा था पैंथालासा। जो महासागर वाला हिस्सा था, यानी जो जलीय हिस्सा था, उसे उन्होंने पैंथालासा कहा था, और जो महाद्वीपीय हिस्सा था, बृहद महाद्वीपीय भाग था, उन्होंने उसे पेंजिया कहा था। पेंजिया के बीच में भी उन्होंने पश्चिम से पूर्व की ओर टेथिस सागर की बात कही थी। ठीक है, उन्होंने कहा कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी के चंद्रमा के बल और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से यह हिस्सा क्या हो गया? विभाजित हो गया। फिर यह हिस्सा विभाजित होकर 2 हिस्सों में बना। ठीक है, इसी महासागरीय जल के
भीतर ही जो ये हिस्सा तैर रहा था 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक को इन्होंने कहा अंगारा लैंड और दूसरे को गोंडवाना लैंड। ऊपर वाले हिस्से को अंगारा लैंड कहा, नीचे वाले हिस्से को गोंडवाना लैंड कहा। फिर उन्होंने कहा जुरासिक युग के आसपास की घटना है कि अंगारा लैंड भी विभाजित हो गया फिर से उन्हीं बल की वजह से, और गोंडवाना लैंड भी विभाजित हो गया। अंगारा लैंड उत्तरी अमेरिका, यूरोप और ध्यान रखें एशिया में डिवाइड हो गया, ठीक है, ग्रीनलैंड आदि में डिवाइड हो गया। गोंडवाना लैंड दक्षिणी अमेरिका, मेडागास्कर, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत और अफ्रीका, माफ कीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया, इन हिस्सों में डिवाइड हो गया। और फिर ये डिवाइडेशन चलता रहा। यहाँ इन्होंने अपने उस पूरे सिद्धांत में अटलांटिक महासागर की भी बात कही कि अटलांटिक महासागर जिसका एक किनारा, एक तटीय हिस्सा इस तरफ है उत्तर और दक्षिणी अमेरिका के पास, और एक तटीय हिस्सा यूरोप और इस हिस्से के पास है, ठीक है। उन्होंने यह कहा कि इन दोनों की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं वे लगभग हमें समान प्रतीत होती हैं, एक जैसी प्रतीत होती हैं। यानी ये लकड़ी के टूटे हुए 2 हिस्से हैं जो बीच से डिवाइड हो गए हैं, जिनकी विशेषताएं लगभग एक जैसी हैं। तो इस सिद्धांत के बारे में बात कही थी। इनके सिद्धांत का जो मुख्य फोकस था वह यही था कि विश्व में मुख्य जलवायु परिवर्तन के बारे में, इसके पहले की जो अवस्थाएं हैं उनके बारे में यदि हम जानेंगे तो क्या क्या परिवर्तन हुआ है ये हम बता पाएंगे। और दूसरा भू आकृतियों और महासागर तल का इन्होंने वितरण प्रस्तुत किया, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। अभी हमने कुछ दिन पहले ही एक सेगमेंट पढ़ा था डेल्टा, और डेल्टा के प्रकारों के बारे में भी पढ़ा है, और डेल्टा के प्रकारों के साथ साथ कौन सी नदी किस प्रकार के डेल्टा का फॉर्मेशन करती है, डेल्टा का निर्माण करती है, ये भी हमने पढ़ा है। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो आप इस प्रश्न को बहुत आसानी से हल कर पाएंगे, ठीक है। एक तरफ सूची 1 में आपको नदियां दी हुई हैं और दूसरी तरफ आपको डेल्टा के प्रकार दिए हुए हैं सूची 2 में। आपको इनका सही मिलान करते हुए कूट की सहायता से नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए मिसिसिपी, गंगा, नर्मदा, टाइबर 4 रिवर्स है। इनके सामने चापाकार, पक्षीपंजा, अग्रवर्धी और श्रीनुमा डेल्टा के नाम दिए हुए हैं। अब आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से किस नदी का डेल्टा किस प्रकार का है, ठीक है। ध्यान रखिए, जब हमने डेल्टा के बारे में पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा कि नदियां अपने मुहाने पर जाकर जो विभिन्न प्रकार के अवसाद हैं जो बहाकर वो लेकर आती हैं। नदियां चूंकि कई किलोमीटर पहले से प्रवाहित होती हैं, उनका प्रवाह यानी वेग कैसा है, आगे आकर जब अपने मुहाने पर रुकती हैं तो समुद्रिक लहरें कैसी हैं, इन सभी पर डिपेंड करता है कि डेल्टा किस प्रकार का होगा। ये भी हमने पढ़ा है कि डेल्टा का प्रकार कैसे निर्धारित होता है, ठीक है, डेल्टा का निर्माण कैसे निर्धारित होता है। तो नदियां अपने वेग से चली आ रही होती हैं और ये चूंकि विभिन्न मार्गों से होकर गुजरती हैं तो ये अपने साथ बहुत से प्रकारों के अवसादों को लेकर आती हैं। ये अवसादे छोटे बड़े पत्थर हो सकते हैं, यानी कुछ बड़े आकार के अवसाद होते हैं, कुछ छोटे आकार के अवसाद होते हैं। ये अवसाद जब बहकर आता है तो नदी अपने मुहाने पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नदी अपने मुहाने पर क्या करती है, इन अवसादों को यहाँ अपने मुहाने पर इकट्ठा कर देती है, ठीक है। यदि ये अवसाद, ध्यान रखें, जो बड़े बड़े अवसाद है वो यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, और इन अवसादों के इकट्ठा होने से नदी के मुहाने पर एक आकृति बनती है जिसे हम डेल्टा कहते हैं, ठीक है, डेल्टा। ध्यान रखें, ये डेल्टा कहां पर बनता है, जब नदी अपने मुहाने पर अवसादों को यहाँ इकट्ठा करती है। एक शब्द है निक्षेपण, अवसादों का निक्षेपण करती है तब डेल्टा का निर्माण होता है। और यदि ये अवसाद बहुत छोटे छोटे भी कण होते हैं, ये कहाँ होते हैं, कहाँ प्रवाहित होकर चले जाते हैं, सागर में, सागर की लहरों में, क्योंकि नदी अंततः जाकर सागर में मिलती है, महासागर में मिलती है, उसके ठीक पहले ही यह डेल्टा का निर्माण करती है। यानी सागर महासागर में मिलने से पहले यहाँ जो अवसाद निक्षेपित होते हैं इससे डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है। अब बात की जाएगी कि कौन सी नदी किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है। देखिए, गंगा नदी के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा था कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी भी आकर मिलती है। गंगा नदी अपने आसपास जैसे ही बहुत से, चूंकि गंगा नदी कई किलोमीटर से बहकर आती है तो ये अपने साथ बहुत सारे प्रकारों के अवसादों और पदार्थों को लेकर आती है। और यह जब अवसादों और पदार्थों को लेकर आती है तो इससे एक प्रकार के क्या, डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है। ये जो डेल्टा का निर्माण हो रहा है,
ये डेल्टा कैसा होता है? चापाकार डेल्टा होता है। यानी यदि आपने गंगा नदी के डेल्टा को देखा होगा, इसे हम देखने की कोशिश करते हैं कहां पर, इमेज के थ्रू। यदि आपने गंगा नदी के डेल्टा को देखा होगा तो इसका निर्माण देखिए कुछ इस तरीके से, ये जिसमें ये गंगा नदी है, गंगा नदी प्रवाहित होकर आ रही है, ठीक है, और ये नदी जाकर कहाँ मिलती है? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। और ये देखिए जो आकार बन रहा है, ये कैसा आकार है? चाप की आकार है ना, चाप के आकार का है, चापाकार डेल्टा इसे ही कहा जाता है। अवसादों का निक्षेपण यहीं पर हो जाता है, जिससे ये नदी, अब नदी का जो जल है वह रिस रिस कर छोटी छोटी धाराओं के रूप में कहाँ आता है? बंगाल की खाड़ी में आता है। और इस प्रकार जो डेल्टा का निर्माण होता है इसे चापाकार डेल्टा कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, गंगा नदी की जब हम बात करेंगे तो गंगा नदी चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है, चापाकार यानी नंबर 1, ठीक है। नर्मदा नदी की बात कर लेते हैं। नर्मदा नदी एक ज्वार नद मुख डेल्टा का निर्माण करती है, एस्चुरी नुमा डेल्टा का निर्माण करती है। एस्चुरी के बारे में भी हमने पढ़ा था, वो वीडियो देखिएगा, आपको डिटेल से पता चल जाएगी, ठीक है। तो नर्मदा नदी कैसे डेल्टा का निर्माण करती है? एस्चुरी नुमा डेल्टा का निर्माण करती है, यानी नर्मदा नदी का जो आंसर होगा वो नंबर 4 होगा, ठीक है। मिसिसिपी नदी, दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा की जब बात की जाती है तो मिसिसिपी नदी का नाम आता है, ठीक है, नील नदी के बाद। ध्यान रखें, एक और इंपॉर्टेंट बात, नील नदी भी महत्वपूर्ण डेल्टा का निर्माण करती है और मिसिसिपी नदी भी एक महत्वपूर्ण डेल्टा का निर्माण करती है। ये ध्यान रखना है कि मिसिसिपी नदी पक्षी के पंजाकार नुमा जो डेल्टा होते हैं उनका निर्माण करती है, कुछ इस तरीके से वह डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। ये पक्षी के पंजेनुमा आकार से जो यहाँ अवसाद इकट्ठे होते हैं, फिर आगे जाकर नदी प्रवाहित होती है। तो पक्षी के पंजाकार नुमा आकृति कौन सी नदी बनाती है? मिसिसिपी नदी बनाती है। अब लास्ट में बचता है टाइबर रिवर। टाइबर रिवर अग्रवर्धी डेल्टा का निर्माण करती है, यानी वे डेल्टा जो आगे बढ़ते जाते हैं, वो डेल्टा जिनका निर्माण आगे होता जाता है। क्यों? इसमें जो नदी का जल है, अवसाद जो यहाँ इकट्ठे हुए, सागर की लहरें बहुत तीव्र गति से आती है और ये अवसाद को बहाकर ले जाती हैं। जब ये अवसादों को बहाकर ले जाएंगी तो ये अवसाद इस स्थान से इस स्थान पर खिसक गए, तो यहाँ डेल्टा क्या हो गया? आगे की ओर बढ़ गया। अग्रवर्धी डेल्टा इन्हें ही कहा जाता है। तो टाइबर रिवर अग्रवर्धी डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। हम इसे मिलान करते हैं, मिसिसिपी रिवर 2, गंगा रिवर 1, नर्मदा 4 और टाइबर रिवर अग्रवर्धी, ठीक है, यानी 3। 2 1 4 3 देखिए कहां पर है? 2 1 4 3 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या होगा? सही जवाब होगा 2 1 4 3, ठीक है। तो यदि आप डेल्टा को डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए, डेल्टा टाइप करिए, आपको वहां ये सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। चाहे वो डेल्टा के प्रकार हो, चाहे डेल्टा का फॉर्मेशन हो, चाहे डेल्टा के लिए आवश्यक दशाएं हो, वो सभी चीजें आपको मिलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, सर्क भू आकृति किस श्रेणी में आती है? आपके पास ऑप्शन है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी। यह प्रश्न दिसंबर 2021 वाले एग्जामिनेशन में ही पूछा गया था। देखिए, जब बात की जाएगी भू आकृतियों की श्रेणी के बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर जो अंतर्जात और बहिर्जनित बल कार्य करते हैं, अंतर्जात जो आंतरिक हिस्सों से बल कार्य कर रहे हैं और बहिर्जनित यानी बाहर के हिस्से से जो बल कार्य करते हैं, इनकी वजह से पृथ्वी पर जो उच्चावचों का निर्माण होता है उन्हें ही क्या कहा जाता है? उन्हें ही कहा जाता है भू आकृतियां, ठीक है। अब भू आकृतियों के निर्माण में उच्चावचों को 3 हिस्सों में बांटा गया है, यानी किस प्रकार से भू आकृतियों का निर्माण होगा, इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी है उन भू आकृतियों की या प्रथम श्रेणी के उच्चावचों की। प्रथम श्रेणी के उच्चावच वे उच्चावच कहलाते हैं जिनका निर्माण पृथ्वी के, देखिए एक तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि पृथ्वी के ऊपरी हिस्से में किस प्रकार के उच्चावचों का निर्माण हुआ। तो सबसे बड़ा हिस्सा पृथ्वी पर जो महाद्वीपीय और महासागरीय हिस्सा है, महाद्वीपीय महासागरीय बेसिन, ठीक है, इनका जो हिस्सा है ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच में आते हैं, ठीक है। दूसरी श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच वे उच्चावच होते हैं, वे भू आकृतियां होती हैं जिनका निर्माण पृथ्वी के अंतर्जात बल की वजह से होता है, उन्हें द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कहते हैं।
अंतर्जात बल की वजह से निर्मित होने वाली जो उच्चावच है या भू आकृतियां हैं, पर्वत, पठार, मैदान, झील आदि इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। ठीक है, तृतीय श्रेणी के उच्चावच, तृतीय श्रेणी के उच्चावच, तीसरे प्रकार के उच्चावच, तीसरे प्रकार की भू आकृतियां वे भू आकृतियां होती हैं जिनका निर्माण पृथ्वी के बहिर्जात बल की वजह से यानी अनाच्छादन की वजह से हो, जिसमें अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण शामिल होता है। ठीक है, तो यदि इनकी वजह से किसी प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है तो उसे तृतीय श्रेणी के उच्चावच कहते हैं और सर्क तृतीय श्रेणी के उच्चावचों में शामिल है। ध्यान रखिएगा, सर्क, सर्क क्या है? सर्क का निर्माण होता है हिमनद की वजह से। ठीक है, हिमनदों की वजह से। तो जब हिमनदों द्वारा निर्मित स्थलाकृति की बात की जाएगी तो वे किसके माध्यम से होगा? हिमनदों के माध्यम से। हिमनदों में यदि अपरदन, ध्यान रखिएगा, हिमनदों जैसे नदी के माध्यम से, बहते जल के माध्यम से, ठीक है, अंतर्जात या कहते हैं भूमि के अंदर जो जल है उसकी वजह से, भूमिगत जल के माध्यम से, पवन के माध्यम से, यदि इन अपरदन के कारकों के माध्यम से, हिमनदों के माध्यम से किसी प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है तो बहिर्जात बल की वजह से निर्मित होती है। और हिमनदों की वजह से क्या होता है कि कोई मान लीजिए बहुत उच्च पर्वतीय क्षेत्र है या कहें ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र, हिमनदों के लोकेशन कहाँ होगी? जहां उच्च तुंगता वाला क्षेत्र होगा, जहां बर्फ होगी, जहां हिम होगी। यह क्षेत्र कहाँ होगा? उच्च पर्वतीय क्षेत्र में होगा। हिमनद यानी उच्च पर्वतीय क्षेत्र में जहां पर्वत, पठार और मैदान होते हैं। ठीक है, इन पर्वत, पठार और मैदानों में क्या हो, यदि इनके बीच में हिमनदों की कारण हिमनद एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहा कर ले जाए किसी चीज को, कटाव बन जाए, तो यहाँ कुछ इस तरीके से कटोरा नुमा आकृति बनती है। ठीक है, ध्यान रखें, कुछ इस तरीके से पर्वतों में मान लीजिए इसके आसपास क्या है? पर्वत है और बीच में कुछ ऐसी कटोरा नुमा आकृति बन जाए, ये हिमनदों के माध्यम से ही बनती है, इसे ही सर्क कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सर्क यदि आपसे पूछा जाए तो सर्क एक प्रकार की क्या है? खोखली आकृति है। उच्च पर्वतीय क्षेत्र में एक प्रकार की खोखली आकृति है सर्क। ठीक है, और इसे कटोरा नुमा या अर्धवृत्ताकार इस प्रकार की आकृति के रूप में जाना जाता है। उच्च पर्वतीय क्षेत्र में बनती है, हिमनदों द्वारा निर्मित स्थलाकृति है यह आकृति है। ठीक है, तो इसे तृतीय श्रेणी के उच्चावचों में शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, तृतीय श्रेणी के उच्चावच। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेनिप्लेन शब्द दर्शाता है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन क्या है? किसी नदी चक्र की वृद्धावस्था में निर्मित समतल सतह को, दूसरा पवन अपरदन से निर्मित समतल सतह को, तीसरा समुद्री अपरदन से निर्मित समतल सतह को, और चौथा बाढ़कृत मैदान के मिलने से निर्मित समतल सतह को, और पांचवा है अपरदन की अंतिम उत्पाद से निर्मित समतल सतह को। अब इसमें क्या कहा गया है? नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन आपको करना है। आपके पास 4 विकल्प मौजूद हैं, ए बी सी डी, जो क्रमशः 1 और 5, 2 और 3, 2 और 4, 1 और 4 है। यह प्रश्न भी दिसंबर 2021 के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। देखिए, आपके पास 3-4 शब्द हैं जो आपको पता होना चाहिए, पेनिप्लेन, पेनप्लेन, ये सब क्या होता है, पेडिप्लेन, इनके बारे में और इनका डिफरेंस क्या है ये पता होना चाहिए। ठीक है, जब हम डेविस के भू आकृतिक चक्र या भौगोलिक चक्र की बात करते हैं, डेविस ने अपरदन चक्र के बारे में चर्चा की है और इसे ही भू आकृतिक चक्र या भौगोलिक चक्र नाम दे दिया गया। तो डेविस के भौगोलिक चक्र में लगभग 1899 की बात है, उन्होंने जब अपने भौगोलिक चक्र की बात की थी, उसी की आलोचना में पेंक ने अपने अपरदन चक्र के बारे में बात की थी। ठीक है, आगे ये अवस्थाएं चलती गई, बहुत सारे वैज्ञानिक आए। जो सबसे पहली बात कही थी वो डेविस ने कही थी, और डेविस ने कहा कि किसी भी नदी के बहते हुए स्वरूप के फलस्वरूप, नदी बह रही है, ठीक है, और नदी के बहने में अपरदन होगा। अपरदन का पहला उसकी अवस्था होगी उसे कहा जाएगा तरुणावस्था, फिर उसकी प्रौढ़ावस्था आएगी और अंत में उसकी वृद्धावस्था आएगी। ठीक है, उन्होंने कहा कि किसी भी जो स्थलाकृति है उसमें क्या होता है? अपरदन होता है। उनका मानना था कि पहले उत्थान होता है और उत्थान के बाद अपरदन की प्रक्रिया चलती है। ठीक है, शुरुआती अवस्था को उन्होंने तरुणावस्था कहा, मध्य की अवस्था को उन्होंने प्रौढ़ावस्था कहा और अंतिम अवस्था को उन्होंने जीर्णावस्था या वृद्धावस्था कहा।
नदियों के माध्यम से अपर्दन की वजह से, ध्यान रखें, नदियों के माध्यम से जो अपर्दन हो रहा है उस वजह से अंत में एक समतल नुमा या समतल मैदान का निर्माण होता है और इसी समतल मैदान को उन्होंने पेनी प्लेन कहा। क्या कहा? पेनी प्लेन। कब? जब अपर्दन हो रहा है, मान लीजिए नदी अपर्दन कर रही है और अपर्दन के फलस्वरूप ही यहाँ घाटी गर्तन की क्रिया क्या हो जाए? रुक जाए, स्थगित हो जाए, कम हो जाए, बिल्कुल, और पार्श्विक अपर्दन शुरू हो जाए। घाटी गर्तन यानी घाटी नीचे की ओर जा रही है, अब यह स्थिति रुक जाए। मान लीजिए घाटी गर्तन, जो घाटी इस तरीके से बनती है घाटी, ये स्थिति रुक जाए और पार्श्विक अपर्दन शुरू हो जाए। पार्श्विक अपर्दन शुरू होने से यहाँ समतल मैदान का निर्माण होता है और इसी समतल मैदान के लिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था पेनी प्लेन। तो ये किस अवस्था में हो रहा है? वृद्धावस्था में हो रहा है, अपर्दन के अंतिम अवस्था में, वृद्धावस्था में हो रहा है और किसी नदी चक्र की यह वृद्धावस्था से निर्मित समतल सतह है, समतल मैदान वाली सतह को पेनी प्लेन कहा। किसने? डेविस ने कहा। और अपर्दन की यह अंतिम उत्पाद से निर्मित क्या है? सतह है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो जब इस प्रश्न के सही जवाब की बात आएगी तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पहला कथन सही है और पांचवा कथन सही है, जबकि शेष 3 कथन गलत हैं। 1 और 5 देखिए ऑप्शन में कहां पर है? ऑप्शन ए में है। इस तरीके से ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह की स्थलाकृति का निर्माण अपर्दन के कारण होता है? किस समूह की स्थलाकृति, क्योंकि आपके पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो समूह में दिए हुए हैं, ग्रुप में दिए हुए हैं और पूछा गया है कि अपर्दन के कारण निर्माण होता है। आपके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है प्लाया, शिखरिका, जलज गर्तिका। ऑप्शन बी है एरीट, केम, लैपीज। ऑप्शन सी है ड्रमलिन, फियोर्ड, तरंग निर्मित प्लेटफॉर्म और ऑप्शन डी है ड्रिप स्टोन, विलियन रंध, यू आकार की घाटी। प्रश्न नवंबर 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको पता होना चाहिए अपर्दन के कारक कौन कौन से हैं। नदी, पवन, हिमनद, समुद्री तरंगें, भूमिगत जल या इसके अलावा कह सकते प्रवाहित जल, इन सभी के माध्यमों से अपर्दन होता है। ठीक है, और यही अपर्दन के कारक हैं। इनके माध्यम से विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। कहां पर अपर्दन हो रहा है इस पर भी, इससे भी निर्धारित होता है कि कौन सी स्थलाकृति बनेगी। ठीक है, यदि अपर्दन रेगिस्तान वाले क्षेत्रों में हो रहा है, अलग क्षेत्रों में हो रहा है, तो अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ठीक है, तो एक तो अपर्दन के कारक इंपॉर्टेंट है, किस कारक की वजह से, दूसरा किस स्थान में किस तरीके के जो स्थलाकृतियां हैं उनका निर्माण हुआ। ठीक, देखिए अगर हम इन समूहों की बात करें जो हमारे पास ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो यदि हम इन समूहों की बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए इसमें एक समूह है प्लाया, शिखरिका और जलज गर्तिका का। अगर इस पहले वाले ऑप्शन को छोड़ दिया जाए तो 3 शेष जितने भी हैं ये अलग अलग प्रकार से आपको निर्मित हुए दिखाई देंगे। यू आकार की घाटी अलग प्रकार से निर्मित होगी, इसमें अपर्दन के कारकों का रोल नहीं होगा। कई बार विवर्तन की घटनाओं की वजह से भी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, कई बार किसी अन्य कारण से, संपीड़न है, तनाव मूलक बल है, इनकी वजह से भी अलग अलग प्रकार की स्थितियों जो स्थलाकृतियां हैं उनका निर्माण होता है। ठीक है, जब पर्वत एवं पहाड़, पर्वत पहाड़ इनके बेसिनों में, मान लीजिए पर्वत है, पठार है, इनके हम बेसिन की बात करें, इनके बेसिन में क्या हो, अपर्दन के कारकों की वजह से कई बार अपर्दन हो रहा है। ठीक है, तो इन पहाड़ के बेसिनों में मान लीजिए अपर्दन की वजह से अवसाद जमा होने लग जाए, यहाँ पर अवसाद जमा होने लग जाए। ठीक है, कुछ इस तरीके से अवसाद यहाँ जमा हो जाए, तो ये क्या हुआ, समतल नुमा मैदान नुमा जो आकृति आकार यहाँ पे बन गया। ठीक है, समतल मैदान का निर्माण हो गया और कालांतर में भी यहाँ मान लीजिए जल की उपलब्धता हो जाए। ठीक है, कालांतर में यहाँ क्या हो, जल की उपलब्धता हो जाए। एक तो समतलनुमा मैदान था, फिर कुछ समय बाद यहाँ जल की उपलब्धता हो गई, तो यहाँ क्या हुआ, अब यहाँ यह हिस्सा एक उथली झील में परिवर्तित हो गया और ये जो उथली झीलनुमा आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है इसे ही कहा जाता है प्लाया। तो अपर्दन की वजह से किसका निर्माण हुआ, प्लाया का निर्माण हुआ। ठीक है, तो रेगिस्तान बेसिन में ही ऐसे कुछ हिस्से आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये निर्मित हुआ क्या, प्लाया। देखिए कहां पर है, ऑप्शन ए में
हालांकि यही आपका आंसर सही हो जाएगा। जैसे ही आपने प्लाया देखा आप टिक कर सकते हैं क्योंकि अपवर्तन के कारण, लेकिन और भी आपको स्थलाकृतियों भू आकृतियों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे आपसे पूछा जाए कि शिखरिका का क्या है, ठीक है, तो शिखरिका के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जो लैपीज के निर्माण क्रम में, लैपीज के निर्माण क्रम की यदि हम बात करें, चूना पत्थर वाला जो क्षेत्र होता है हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो लैपीज के निर्माण क्रम में चूना पत्थर की जो खुली सतह है, चूना पत्थर किसी भी क्षेत्र के ले लीजिए, ठीक है, ठीक है, चूना पत्थर की जो खुली सतह होती है, ठीक है, उन खुली सतह पर जल अगर आ जाए और जल इन चट्टानों की संधियों में प्रवेश कर जाए, चट्टानों की संधियों में प्रवेश कर, चूना पत्थर में जैसे ही जल इन संधियों में प्रवेश करेगा तो क्या होगा, छोटी छोटी शिखरिकाओं का निर्माण होगा। किसके माध्यम से, घुलन क्रिया के माध्यम से, घुलन क्रिया के माध्यम से छोटी छोटी शिखरिकाओं का निर्माण होगा, ठीक है, और इन्हें ही क्या कहा जाता है, शिखरिका कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर दीवारें छोटी छोटी कई बार खड़ी खड़ी होती हैं, कई बार आपको यहाँ नुकीले कटक भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो शिखरिकाओं के बारे में चर्चा की। जलज गर्तिका अगर आपसे पूछा जाए, देखिए जलीय क्षेत्रों में मान लीजिए कहाँ, जहां जल होगा, जलज गर्तिका के बारे में बात करें, या आप नदी की बात करते हैं, ठीक है। जब नदी है, मान लीजिए नदी हुई है, नदी है और यह नदी की तली है, ठीक है, नदी की बात करें, ठीक है। मान लीजिए कि नदी के तल में जल भंवर के साथ, जल भंवर हम सभी जानते हैं जल भंवर बनता है, जल भंवर के साथ छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े क्या हो जाएं, जल भंवर के साथ घूमते हुए छोटे छोटे टुकड़े भी क्या हो, घूमते हुए चक्कर लगाते हुए क्या हो, छोटे छोटे गर्तों का निर्माण कर दें। छोटे छोटे टुकड़े कई बार जल भंवर में से घूमते हुए गर्त का जो निर्माण करते हैं उसे ही जलज गर्तिका कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, जलज गर्तिका। और ये तीनों क्या है, ये अपवर्तन की कारक द्वारा निर्मित है, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब होगा। अगर आपको अपवर्तन से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वो वीडियोस भी दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स में देख सकते हैं, आपको अपवर्तन से जुड़ी हुई सारी जानकारी मिल जाएगी, जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य और होंगे वो भी मिल जाएंगे, ताकि आप आने वाले प्रश्नों को भी आसानी से हल कर पाए, ठीक है। मिलते हैं हमारी अगली सीरीज में, तब तक आप सभी बात रिवीजन करते रहें, जो भी आपके क्वेश्चन है वो कमेंट पे ड्रॉप कर दीजिएगा ताकि आपको उसका जवाब आगे मिल जाए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, शुक्रिया।